अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मीडिया रियासत का चौथा सुतून जिसका काम सवालात उठाना है, हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर तनकीद करना है, दुरुस्त समत की निशानदेही करना है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की नजर में सवालात उठाना नहीं बल्कि हुकूमत की तारीफ करना ही मीडिया का काम है। यही सहाफत है। 28 जुलाई को शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में तूफानी बारिश हुई। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर के अपने इंतखाबी हल्के में घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ। वो मनाजिर भी अगर दिखा सकें, गाड़ियां पानी के रैले के साथ बहती रहीं, एक माँ और एक बच्चा पानी में डूबकर जाबाक हुए। मीडिया ने शहर इक़्तिदार में अर्बन फ्लडिंग पर सवालात उठाए, नालों की सफाई, सीवरेज सिस्टम की सफाई और तजावुजात पर सवालात उठाए गए। लेकिन पैमरा को यह सवालात उठाना अच्छा नहीं लगा। गुज़श्ता रोज शिकवे, शिकायत और तजावीज़ से भरपूर एक नोटिफिकेशन मीडिया हाउसेस को भेजा गया और वो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं। पैमरा के हिदायतनामे के मुताबिक कहा गया है कि इंतहाई तशवीश के साथ मुशाहिदा किया गया कि कुदरती आफात, बरसात और सैलाब से मुतालिक रिपोर्टिंग करते हुए न्यूज़ चैनल्स टीमों को फील्ड में भेजने की बजाय सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियोस पर भरोसा करते हैं। ऐसी वीडियोस न सिर्फ मुतल्लिका शहरों में रहने वालों बल्कि शहर या मुल्क से बाहर वाले उनके अजीज़ों में खौफ व हिरास पैदा कर देती हैं। अर्बन फ्लडिंग भी अफवाहों पर मबनी रिपोर्टिंग की एक मिसाल थी। बारिश रुकते ही सड़कों से पानी उतरा, लेकिन टीवी चैनल्स मुख्तलिफ इलाकों और सड़कों पर पानी की फुटेजेस चलाते रहे। इस हवाले से नाजरीन ने सोशल मीडिया पर हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से शिकवा किया। शहरियों ने शदीद इस्तराब का इजहार भी किया है। सवाल यह है कि क्या शहर इक़्तिदार में ऊपर सवालात पैमरा के लिए तकलीफ दें? क्या हुकूमती कारकर्दगी आवाम के सामने पेश करना पैमरा को अच्छा नहीं लगा? सवाल पूछना ही तो मीडिया का काम है। लेकिन हुकूमत की जानिब से सिर्फ पैमरा का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता बल्कि हाथों का भी बेदरग इस्तेमाल किया जाता है। होता क्या है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। सवाल आपसे ये कि आप वी ब्लॉग में जो मेरे लिए चीजें कर रहे हैं उनको आज 2 घंटे के लिए करें तो मुझे खुशी हो जाएगी। आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करें। आप मुझे सवाल का जवाब आप आज जाइएगा, बड़े फेमस आदमी आप आज वी ब्लॉग बनाएंगे। उस वी ब्लॉग के अंदर आप मसाला लगाना कम पड़ जाए तो मुझसे ले लें। के बाद शायद बाल कम भी हो जाए, आप उस तक नहीं पहुंच सकेंगे। आज आप वी ब्लॉग बनाइएगा, आप वी ब्लॉग बनाएगा, लोगों को बताएगा मैं मसाला लगा लो, छूटा मसाला लगाएगा, पैसे कम पड़ जाए तो वो भी मुझसे ले लेना। ये वो रवैया है जो सहाफियों से रवा रखा जाता है जिस वक्त सवाल उठाया जाता है। इस्लामाबाद में बरसात पर पैमरा नोटिस भेज रहा है। हालांकि हुकूमत का बयानिया यह है कि बारिशें तो अच्छे हुक्मरानों की निशानियां हुआ करती हैं। इस हवाले से हुकूमत क्या कहती है कि जब हुक्मरान अच्छे होते हैं तो कैसे बारिशें आती हैं, जरा वो भी आपको दिखाता है। अल्लाह का करम है कि आप लोग देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा तादाद में बारिशें और बर्फबारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं हुई जितनी इस दफा हुई है। मैं समझती हूँ कि जब आपके नेक हुक्मरान मुल्क के ऊपर हुकूमत करते हैं, जब वो आते हैं तो अल्लाह ताला उन्हीं के सदके की वजह से मुल्क में रहमतें और बारिश शुरू कर देता है। तो मैं उसका जो क्रेडिट है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को देती हूँ। लीजिए, अगर आज मुल्क में बारिशें हो रही हैं, अगर आज अर्बन फ्लडिंग है तो इसका सारे का सारा क्रेडिट जरताज गुल साहिबा ने इमरान खान साहब को दे दिया है। जरताज गुल साहिबा से बेहतर कौन समझ सकता है, क्योंकि वो वजीर ममलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली हैं। उनको पता है कि मौसम कब ख़राब होगा, कब अच्छा होगा, कब बारिश बरसने लगेगी, कब अर्बन फ्लडिंग हो जाएगी। ऐसा ही एक स्टेटमेंट आपको याद होगा, उस वक्त वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी थी, आज वज़ीर आज़ला की मुशीर हैं जनाब फिरदौस आशिक अवान साहिबा। वो कह रही थी कि ज़लज़ले आ रहे हैं, ये भी तब्दीली की अलामत है। अब सवाल ये है कि अगर इस्लामाबाद की बरसात पर सवाल करने पर जुर्माना है तो कराची में अर्बन फ्लडिंग पर मीम्स बनाने पर क्या सज़ा होगी? कराची में सैलाब पर कोई नोटिस होगा? कराची में ये सब कुछ होता है, स्टेटमेंट्स को किस तरह तमस्खुर उड़ाया जाता है, उनका जरा वो भी आपको दिखाता है। जब बारिश आता है तो पानी आता है। दुनिया के साइंसदान घबरा गए हैं। जो बिलावल जरदारी एक थ्योरी लेके आया है, आइंस्टाइन घबरा गया है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है। जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। जो आइंस्टाइन की जो रूह तड़प रही है ना, जिस चीज के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान गुजरा है, उसने कहा जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। इस्लामाबाद ऐसा है, लाहौर ऐसा है, कराची ऐसा है। अब सवालात का सिलसिला तो रुकेगा नहीं। हुकूमत के हर गलत इकदाम पर सवालात तो होंगे। आज भी हुकूमत की जानिब से पैसे बनाने के लिए वज़ीर आज़म हाउस के कमर्शियल इस्तेमाल की तैयारी की गई है। गो के कैबिनेट के अंदर इस फैसले को मौखर किया गया है। आज फवाद चौधरी साहब जो कैबिनेट इजलास के बाद प्रेसर कर रहे थे, सहाफ़ियों को अपडेट कर रहे थे, वो क्या कह रहे हैं इस डिसीजन से मुताल्लिक कि वज़ीर आज़म हाउस के कमर्शियल इस्तेमाल से मुताल्लिक फैसला किन बुनियादों पर मौखर किया गया है, रद्द नहीं किया गया, इसको डिले किया गया है, क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। प्राइम मिनिस्टर साहब का
जो प्रोग्राम था जिसमें कि ये जो तजवीज़ आई थी कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस को जो है वो ओपन किया जाए प्राइवेट फंक्शंस के लिए, उसको फ़िलहाल मौखर कर दिया गया है। उसके ऊपर जो है गौर आएगा। फिलहाल मौखर किया गया है, इसके ऊपर मजीद गौर व खौस होगा। असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत अब करती ये है कि कोई भी डिसीजन लेने के बाद उस पर पब्लिक पल्स लेती है, उसको अनाउंस किया जाता है दबे अल्फाज के अंदर, उस पर देखा जाता है कि पब्लिक का रद्द-ए-अमल क्या है, और उस रिएक्शन पर सोशल मीडिया के ऊपर बनने वाली ओपिनियन पर फैसले तब्दील भी हो जाते हैं, जिसको बड़े खुशगवार अंदाज के अंदर यू टर्न का नाम दे दिया जाता है। और यू टर्न लेने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत माहिर है। वज़ीर आज़म हाउस में यूनिवर्सिटी बनने का सफ़र अब हाउस से अकबी जाने पहुँच चुका है कि कैसे उसके अकबी हिस्से के अंदर लॉन जो है उसको रेंटल स्पेस के तौर पर दिया जा सकता है, ऑडिटोरियम रेंटल स्पेस पर होगा, वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद गेस्ट हाउसेस को कैसे रेंट पर दिया जाएगा हुक्काम के मुताबिक। ऐसा वज़ीर आज़म हाउस से आमदन के हुसूल के लिए किया जा रहा है। इसके अंदर इंटेंशन ये है कि इससे रेवेन्यू अर्न किया जा सके। इसी वज़ीर आज़म हाउस को कमर्शियल बनाया जा रहा है, जिसके बारे में वज़ीर आज़म को अपना बयानिया याद था कि यहाँ तो यूनिवर्सिटी बनेगी, क्योंकि जिस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हुकूमत में आए थे तो शुरू दिन की जो उनकी तकारीर हैं, मेडन स्पीचेस के अंदर उन्होंने कहा कि असल में वज़ीर आज़म हाउस को हम रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाएंगे। अब यूनिवर्सिटी तो नहीं बन रही, मगर वज़ीर आज़म हाउस को आमदन का जरिया बनाने का फैसला कर लिया गया है, जहाँ तालिब इल्म तो नहीं आ सके मगर वहाँ सकाफती तकरीबात, फैशन शोज़ और दीगर तकरीबात होंगी। वज़ीर आज़म हाउस से इल्म के चश्मे तो नहीं फूटेंगे, मगर वहाँ विंटेज गाड़ियों की नुमाइश करके आमदन की जाएगी। आला सतह की सिफारती तकरीबात और सेमिनार्स भी वज़ीर आज़म हाउस में होंगे। अब वज़ीर आज़म हाउस तो हुर्मत की अलामत है, विफाक की अलामत है, फेडरेशन की अलामत है, उसकी अपनी एक सैंक्टिटी है, मुल्क की तौकीर का इस्तारा है। वज़ीर आज़म हाउस जिसे तालीम का मस्कन बनाने का वादा किया गया था, जिसके लॉन में तालिब इल्म को उनको डिग्रियाँ तकसीम होना थी, डिस्ट्रीब्यूट होनी थी, अब इस लॉन में मॉडलिंग की जाएगी, रक्स व सुरूद की महफिल मुनक्किद होंगी। तहरीक इंसाफ माजी में भी पैसे बनाने के लिए ऐसे इकदाम करती रही है। वज़ीर आज़म हाउस की गाड़ियाँ फरोख्त हुई हैं, बैसे नीलाम हुई हैं, बादज़ा इससे महंगी गाड़ियाँ खरीदी भी गई हैं। वज़ीर आज़म हाउस की चाय पर पहले से ज़्यादा खर्च भी हुआ है। वज़ीर आज़म साहब के क्या बयानात रहे हैं, ज़रा उसकी क्विक आपको फ्लैशबैक दिखाते हैं जी। हम कॉस्ट कटिंग करेंगे, हम अहमियत देंगे, अवाम का जो पैसा है वो हमारे शाहना लाइफस्टाइल के लिए नहीं है। हम अपनी मिसाल से ये जो हमने सारी कोशिश की है कि अब गाड़ियां प्राइम मिनिस्टर हाउस इनकी इंशाल्लाह ऑक्शन करेंगे, हम सारे कॉस्ट कटिंग करेंगे। उसका मकसद ये है कि सेविंग तो हमारी थोड़ी सी होगी, लेकिन एक पैगाम जाएगा सारे मुल्क में, और सबसे ज्यादा पैगाम जाएगा पाकिस्तान के टैक्स पेयर को। बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहिबा, बीइंग लॉयलिस्ट ऑफ पीटीआई, आपसे बड़ा सादा सा सवाल है कि इमरान खान साहब तो ये कहते थे कि वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी में बदला जाएगा या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेगा, लेकिन वज़ीर आज़म हाउस के जो गेस्ट हाउसेज हैं उनको, ऑडिटोरियम को या लॉन को रेंटल स्पेस के तौर पर प्राइवेट पार्टीज के लिए देना, इज इट जस्टिफाइड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कोई चीज़ डिसाइड करते हैं तो उनकी कोई वजह होती है और हम उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि देखिए वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं कि जो बड़े बड़े जो ऑफिसेज होते हैं, जिस तरह उन्होंने अपने खर्चे कम किए हैं, लाखों रुपए में खर्चे कम हुए प्राइम मिनिस्टर हाउस के। ये जो कैंप ऑफिसेज खोलने का एक रिवाज था हुकूमत के खर्चे पे, सियासी जो लीडर होते हैं जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो अपने 4-4, 5-5 कैंप ऑफिसेज अपने ज़ाती घरों में चलाते हैं और उसका खर्चा हुकूमत देती है। तो इसके ये एक मुल्क, एक गरीब मुल्क के ऊपर बहुत बड़ा बोझ होता है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रिंसिपल पोजीशन रही है, लेकिन फैसला ये था कि वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी में बदला जाएगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। मतलब इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रिंसिपल पोजीशन रही है। आपने वजीर आजम हाउस की गाय भैंसे बेची, आपने गाड़ियां बेच दी, आपने कहा कि नहीं इसको हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी तो नहीं बनाने जा रहे अब आप, इसको तो अपना फैशन शूट्स के लिए या नुमाइशों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आर यू इन द फेवर ऑफ दिस डिसीजन कि इसको इस लिए इस्तेमाल किया जाए? प्रॉपर्टीज हैं, लोग यहाँ पर इसको लेना चाहते हैं, ग्लैमर भी होता है प्राइम मिनिस्टर हाउस का, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का। तो आई एम श्योर कि जो कैबिनेट डिसीजन लेगी हम उसको, दैट विल बी द राइट डिसीजन। नहीं डॉक्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर हाउस का ग्लैमर तो है, लेकिन ये दिस इज सिंबल ऑफ फेडरेशन, इसकी अपनी एक सैंक्टिटी है। आपको नहीं लगता उसकी सैंक्टिटी मजरू होगी जब यहाँ पर इस तरह के फैशन शोज प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर हो रहे होंगे,
यहाँ पर विंटेज कार्स की नुमाइशें हो रही होंगी, ये बैंक्वेट हॉल के अंदर बदल जाएगा, तो इसकी जो सैंक्टिटी है बीइंग सिंबल ऑफ फेडरेशन, वो बड़ी मजरू होगी। हुई है और आज में ये बात डिस्कस हुई है, तो वंस आई नो लिटिल मोर अबाउट इट तो फिर मैं आपको अपनी जाती राय भी बड़ी खुशी से दूंगी। अच्छा अभी चलिए, इस वक्त मैं वो दे नहीं सक रही। अच्छा डॉक्टर साहब, बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये तो शेवारा है, आपको भी पता है कि आप कोई भी डिसीजन करते हैं, सोशल मीडिया पे पब्लिक पल्स लेते हैं, उसके बाद आप उस फैसले पर यू टर्न भी बड़ी आसानी से ले लेते हैं। तो जो पब्लिक पल्स है इस वक्त, लोग तो बड़े इस पे एग्रेशन का मुजाहरा कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं आपको, तो आपको लगता है कि इस पर यू टर्न लिया जा सकता है? देखिए जी, पहली बात तो ये कि ये यू टर्न की जो आपकी टर्मिनोलॉजी है ये किसी ने दी हुई है। हर इस्लाम का भी यही तरीका है और सब अक्लमंद लोग भी मशवरा करके डिसीजन लेते हैं। शूरा का मतलब ही मशवरे से आया है। तो आपने कोई डिसीजन करना है, उसमें आप लोगों को, ये तो बहुत जबरदस्त बात है कि आप लोगों को मौका देते हैं वो अपनी ओपिनियन का इजहार करें और फिर आप जो पब्लिक ओपिनियन है उससे आप ड्राइव करें। तो इसमें यू टर्न तो मेरा ख्याल है ये टर्म जो है ना, दिस इज बीइंग यूज्ड बैडली। हमें इसका मतलब समझ के आगे चलना चाहिए। कोई भी डिसीजन जो आप लेते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के काम है, उसमें जब तक लोगों की ओपिनियन शामिल ना हो वो डिसीजन, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसको तो प्रमोट करना चाहिए कि अवाम को आप मौका देते हैं कि वो अपनी राय बीच में शामिल करें। देखिए ये जो तजवीज फ्लोट होती है का नाम देते हैं तो वो ये एक टॉप से होती है, उसको आप जो है ना वो एक के जी आपकी, अभी तो कोई डिसीजन हुआ नहीं, एक सजेशन हुआ है और उसमें आप अवाम की राय लेंगे और जो भी नहीं, लेकिन आज कैबिनेट में ये नहीं कहा गया, आज इसको रिजेक्ट नहीं किया गया। 75 साल हमारी उम्र होने को है, थोड़ा हमें सोच समझ के। डॉक्टर साहब देखिए इस फैसले को रिजेक्ट नहीं किया गया, इस फैसले को मौखर किया गया, डिले किया गया है, यानी ये रिजेक्ट नहीं हुआ कहीं कैबिनेट के अंदर, इसको मौखर किया गया है। तो अब क्या सोच विचार होगी इसके ऊपर? आपने खुद ही कह दिया पब्लिक ओपिनियन और फिर डिस्कशन के इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, क्या इसमें फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, तो वो देख लिया जाएगा। पहले टॉप से तरीका होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब एक फैसला कर लेते हैं। देखिए पहले आपने कहा कि इसको एकेडमिक इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेगा, ये फैसला हुआ, उसके बाद एक पब्लिक ओपिनियन थे ना जी, उसमें सिक्योरिटी इश्यूज थे क्योंकि इतने ज्यादा लोगों को लेके आना रेड जोन के अंदर, जो भी कोई आगे की उसमें मसाइल थे। बहरहाल देखते नहीं डॉक्टर साहब, सिक्योरिटी इश्यूज वहां पर हैं, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी इश्यूज नहीं होंगे जब यहाँ पर बड़े बड़े इज्तिमात होंगे, जब इसको आप रेंटल स्पेस के तौर पे लोगों को देंगे, यहाँ पर प्राइवेट लोग आएंगे, वहां पर सिक्योरिटी इशू नहीं होगा। यूनिवर्सिटी बनाने में सिक्योरिटी इश्यूज है। मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की है कि मैं आज कैबिनेट की मीटिंग में नहीं थी, इसलिए मुझे नहीं पता, ना ही मैं होती हूँ, तो मैं इसके बारे में आपको कमेंट कर नहीं सकती। मैं एक जनरल आपको मैंने अपना कमेंट दिया। चले डॉक्टर साहब, फेयर इनफ, लेकिन बीइंग लॉयलिस्ट ऑफ पीटीआई इस वक्त पाकिस्तान में इम्पोर्टेंट ये है कि कोविड है, कोविड के लिए लोगों को समझाने की जरूरत है कि हिंदुस्तान वाला मामला ना हो जाए। हमें अपनी प्रायोरिटीज और अपने जो इश्यूज है ना, इस वक्त अफगानिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए, रीजन के लिए बहुत मुश्किल हालात हैं और हमारी हुकूमत को, फॉरेन ऑफिस को, आर्मी को, सबको सलाम जाता है कि कितनी अच्छी तरह से सिचुएशन को हैंडल किया जा रहा है। एक इस वक्त सख्त क्राइसिस की सिचुएशन है। डॉक्टर साहब, this issue has not been taken up by the media. This is being floated by the government. इसके ऊपर ये तो गवर्नमेंट ने फ्लोट किया, जिससे आपकी प्रायोरिटीज पता चलती है। हमें भी पता चल जाएगा और आपको भी। अच्छा चले मुझे वन लाइनर ये बता दें कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी लॉयल जो है वो उनके साथ साथी हैं। मुझे बताएं कि आपकी इस पे पोजीशन क्या है, पर्सनल स्टांस क्या है इसके ऊपर? क्या वजीर आजम हाउस को रेंटल स्पेस के तौर पर दिया जाना चाहिए या आप इस फैसले की मुखालफत करेंगी? मुझे जी इसकी डिटेल्स ही नहीं पता, मैं तो आपसे सुन रही हूँ कि ये जो रेंटल स्पेस के हवाले से आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, मैं कैसे उस पे ओपिनियन दे? डॉक्टर साहब, जाने ना जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने है। बहुत मैंने कहा जाने ना जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर डॉक्टर ज़रक़ात तैमूर साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक शॉर्ट ब्रेक ले रही है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे क्या शहबाज शरीफ भाई को राजी कर पाएंगे, क्योंकि भाई की तरफ से लंदन में बैठकर एक स्टेटमेंट जारी किया गया है जिससे मामला मजीद खराबी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करेंगे।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और ब्रेक के दौरान एक अहम खबर भी आई है कि चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वो ओहदे से इस्तीफा देने के पीछे वजूहात क्या हैं, क्योंकि बड़ी पेस के साथ काम भी जारी था, इंटरव्यूज़ भी सामने आ रहे थे और काम की रफ्तार का जायज़ा भी वो खुद ले रहे थे, मौके पर मौजूद थे। असल में बुनियादी तौर पर वजूहात क्या है, ऑब्वियसली ये पर्दा उठना भी बाकी है, लेकिन कायम मकाम जो चार्ज है वो भी सीपैक अथॉरिटी के लिए सौंपा गया है। इस हवाले से ऑब्वियसली वहाँ पर जो काम है वो चाइना के ताउन के साथ जारी है और आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं उसको बड़ा कीनली इसको देख रहे थे फ्रॉम द डे वन। लेकिन अभी ऑब्वियसली ये स्टोरी अनफोल्ड होगी, बातें सामने आएंगी कि उनके इस्तीफे के पीछे जो पसे पर्दा मुहरकात हैं वो क्या है। बारकैफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बयानिए की जंग में इस वक्त कन्फ्यूज आदत की लड़ाई और पार्टी पॉलिसी को लेकर लीगी कारकुनान तज़ब्ज़ुब का शिकार है। उनके ज़हनों में मुताद्दिद सवालात जन्म ले रहे हैं। क्या नून लीग लंदन और रायवेंड से चलाई जाएगी या मुस्लिम लीग नून का कंट्रोल मॉडल टाउन में रहेगा? वोट को इज्जत दो का बयानिया कायम रहेगा या फिर मफामत की पॉलिसी हावी रहेगी? क्या मरियम नवाज के साथ नून लीग की अक्सरियत है या फिर लीगी कायदीन शहबाज शरीफ पर एतमाद करेंगे? क्या नवाज शरीफ वतन वापस आकर अवाम की बालादस्ती को यकीनी बनाएंगे या शहबाज शरीफ मुख्तदिर हल्कों से मामला तय कर लेंगे? मुस्लिम लीग नून का वोटर क़यादत से मायूस हो चुका है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धांधली के जरिए नून लीग के गले में नकब लगा रही है? 2018 में मुस्लिम लीग की शिकस्त की वजह बयानिया था या हिकमत अमली में नाकामी थी? शहबाज शरीफ फाल होते हैं तो मरियम खामोश हो जाती हैं। लंदन और लाहौर के माबैन जारी चपकलिश का नुकसान मुस्लिम लीग नून का वोटर, पार्टी कारकुनान और मुंतखब मेंबरान उठा रहे हैं। जो 2023 के इंतखाबात का वक्त करीब आता जा रहा है, मुस्लिम लीग नून के लिए बर वक्त फैसला करना जरूरी हो गया है, क्योंकि बयान का खमियाजा मुस्लिम लीग नून भुगत रही है। मियां साहब का और मेरा जो बयानिया है उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। हाल यह है कि नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ उठाएगा कौन? क्या नून लीग एक बार फिर दो कैंप्स में तकसीम हो रही है? शहबाज शरीफ के इंटरव्यू के बाद नून लीग के बयानिए पर सवालात उठाए गए तो लंदन से एक ट्वीट दागी गई है जिसमें वाज़ेह अल्फाज में लिखा गया है कि वोट को इज्जत दो के नजरिए की हिमायत करते हैं। शहबाज शरीफ ने 2018 इंतखाबात पर सवालात उठाए तो मज़ामती कैंप से भी वजाहत मांगी जाने लगी है। जो शहबाज शरीफ का इंटरव्यू है उसके बाद जो मज़ामती कैंप के लोग हैं, जो नवाज शरीफ स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं, वो उसका रिबटल कैसे दे रहे हैं, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। कौन सी नई पॉलिसी? मैं ये बात में शहबाज साहब से जरूर पूछूंगा। अब मुझे ये बता दें 31 मई और 28 जुलाई के दरमियान हम कौन सी पॉलिसी रखते? हम तो इलेक्शन लड़ रहे थे और हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं मुल्क आइन के मुताबिक चले। कोई डील करके, आइन को तोड़ना कबूल करके, आइन की नफी को कबूल करके, अपने असूलों पर सौदा करके अगर आप हुकूमत में आएंगे तो आप क्या हासिल कर लेंगे? अगर उसूलों पे समझौता करके, कॉम्प्रोमाइज करके हुकूमत पे आएंगे तो क्या हासिल कर लेंगे, क्या अचीव करेंगे? शाहिद खाकान अब्बासी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब लंदन से ट्वीट और शाहिद खाकान अब्बासी के इंटरव्यू के बाद मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमा भी नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार कर रहा है। तासुर दिया जा रहा है कि इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद है, जिसकी क़यादत नवाज शरीफ जबकि सदारत शहबाज शरीफ करते हैं। इस हवाले से ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको दिखाते हैं। किसी पे जिम्मेदारी नहीं डालना। ट्रेन मैं समझता हूँ कि मिस भी जो है ना, मैं पहले इससे इख्तलाफ करूंगा। ट्रेन मिस होना, सियासत में कोई ट्रेन नहीं मिस होती। मेरा ख्याल है कि हमें ये डिबेट अपनी पार्टी में किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंचानी चाहिए और जल्द पहुंचानी चाहिए, ताकि हमारा वर्कर जो है, हमारा वोटर जो है, उसके ज़हन में क्लैरिटी आए। लेकिन उसमें जो है मियाँ साहब का रोल है, उसमें मियाँ साहब का रोल है और वो फैसला कुन रोल है। अब सवाल ये कि क्या नून लीग में कोई इख्तलाफ नहीं है? क्या पार्टी एक बयानिए के साथ, कंसेंसस के साथ, इत्तफाक राय से आगे बढ़ेगी? नून लीगी ओहदेदारान की वजाहतें और बयानात अपनी जगह, मगर पार्टी के अंदर इख्तलाफात एक हकीकत है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ पर इस वक्त पार्टी अरकान की जानिब से शदीद दबाव बढ़ाया जा रहा है। पार्टी के सरकर्दा रहनुमा सदर मुस्लिम लीग नून से मुतालबा कर रहे हैं कि वो वाज़ेह लाइन लें। शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि पार्टी के 95% अरकान मफामत के हामी हैं, उन्हीं के बयानिए के साथ चलना चाहते हैं। चंद अफराद के नज़रिए की बुनियाद पर पार्टी को तबाह नहीं किया जा सकता। नून लीग के करीबी अफराद के मुताबिक शहबाज शरीफ को इस बात का भी इदराक है कि नून लीग को वोट मरियम नवाज और नवाज शरीफ के जरिए ही मिलेंगे और वो इस बात का बरमला इजहार भी कर चुके हैं। लेकिन हुकूमत बनाने के लिए पार्टी को शहबाज शरीफ के बयानिए के साथ चलना पड़ेगा। शरीफ ने इस मामले को नवाज शरीफ के सामने भी रखा, जिसे ताहाल मुस्तरद किया गया है। दूसरी जानिब हुकूमत के लिए भी शहबाज शरीफ काबिल कबूल है। हुकूमत बार बार कह रही है कि शहबाज शरीफ जिस थॉट के साथ आ रहे हैं उसको तस्लीम किया जा सकता है। चाहे वो अल्ताफ हुसैन हो, चाहे नवाज शरीफ हो, उनको पार्टी लीड करने का हक नहीं है, क्योंकि वो फ्यूजिटिव ऑफ लॉ है।
अब इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजियाकार सलीम बुखारी साहब ने मेरे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। आज फवाद चौधरी साहब ने कैबिनेट के इजलास के बाद ये भी कहा है कि शहबाज शरीफ साहब का जो स्टांस है, जो नैरेटिव है, वो काबिल कबूल है, लेकिन नवाज शरीफ और अल्ताफ़ हुसैन को पार्टी क़यादत का कोई हक नहीं है। अब सलीम बुखारी साहब ने मेरे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि शहबाज साहब का इंटरव्यू, उसके बाद लंदन से पार्टी कायद का एक स्टेटमेंट सामने आना, एक ट्वीट आना, असल में पैगाम किसको है? इस ट्वीट के दो पैगाम हैं। एक तो शहबाज शरीफ साहब के साथ था, और इसको मैं ये कहने में मुझे कोई बात यानी बार नहीं है कि इट वाज अ शट अप कॉल टू हिम, कि ये मुफाहमत की बकवास छोड़ें, ये बहुत हो गई है। क्योंकि इसी मुफाहमत के तहत उन्होंने पीडीएम को जोड़ने की कोशिश की, नाकाम हुए। इसी कोशिश के तहत उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ते कायम करने की कोशिश की, नाकाम हुए। और ये बयानियाँ गुड कॉप बैड कॉप के हवाले से तो ठीक था, लेकिन अब चूँकि टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं, ये गवर्नमेंट जो है सेल थ्रू कर गई है 3 साढ़े 3 साल, थोड़ा सा वक्फा रह गया, चौथा साल 5वां साल तो वैसे ही इलेक्शन के होते हैं। तो इस वक्त में मुफाहमत की बात करना ना नवाज शरीफ को सूट करता है, और ना ये बयानियाँ लेके कभी भी मरीम नवाज इतना क्राउड जनरेट कर सकती थी जो उन्होंने केपीके में किया, जो आज़ाद कश्मीर में किया। लेकिन बुखारी साहब, ना तो मफाहमती बयानिए के असरात अच्छे निकले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, ना ही मज़ामती बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के काम आ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि फिर रिविजिट करने की ज़रूरत है? ऑल्दो मैसेज इज़ वेरी क्लियर कि इसको हम रिविजिट नहीं करेंगे, हमारा स्टांस वही रहेगा जो मज़ामत का स्टांस है। आपको नहीं लगता कि आम इंतखाबात 2023 के लिए एक इंतखाबी बयानिए के साथ आना चाहिए? मैं ये समझता हूँ, और बिल्कुल संजीदगी से मैं ये कह रहा हूँ, कि इस बयानिए ने ही इस जमात को आज तक इंटैक्ट रखा हुआ है। देखिए, ये जो मज़ाहमती बयानिया है, ये कोई दीवाने की बड़ नहीं है। इसके लिए क्या कुछ कुर्बान किया है नवाज शरीफ ने, आपको ज़हन में रखना पड़ेगा। उन्होंने डिक्टेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जिसका नाम परवेज़ मुशर्रफ था, और उसकी सज़ा आज तक भुगत रहे हैं। वो डिस्क्वालीफाई हो गए, प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाल दिए गए, इस वक्त लान तान का शिकार हैं वो। ये सब उस बयानिए की वजह से। बट बुखारी साहब, आई बेग टू डिफर सर। अब नवाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर आज़म बैठे हुए लंदन में रोल्स रॉयस में सफ़र करते हैं, ज़ुबैर गुल की रिहाइशगाह पर पहुंचते हैं, अपने नवासे के पोलो मैच देखते हैं, कॉफ़ी शॉप्स के ऊपर दिखाई देते हैं, रेस्टोरेंट्स के ऊपर। ही इज़ एंजॉइंग। लंदन में बैठ के मज़ामत की बात करना, लोगों को तरगीब देना तो बहुत आसान है। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर लोगों के लिए इसका बोझ उठाना मुश्किल हो जाएगा? जैसे मरीम नवाज साहिबा ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब और मेरे बयानिए का बोझ उठाना हर किसी का काम नहीं। आप जैसे पढ़े लिखे आदमी को मैं हवाले देता हुआ अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि आपका और नॉलेज मेरे से भी बहुत बेहतर है। लोगों ने एग्जाइल में बैठ के इनकलाब बर्पा किए हैं। आपसे किसने कहा है कि लंदन में बैठ के कुछ नहीं हो सकता? क्या आपको खुमैनी की मिसाल याद नहीं है? ही वाज सिटिंग इन अ स्मॉल मॉस्क इन पेरिस एंड ही toppled the most powerful regime of the world. But how did he do that, sir? Well, I mean through his sermons. The only way he did was कि वो रिकॉर्ड करते थे उनकी स्पीचेस, जुमे के खुतबात में वो चलाई जाती थी। नेल्सन मंडेला का जिक्र किया जाता है, बस how did he remained in jail and became a hero. He remained in jail, sir. Yeah, so he remained in jail also. But नवाज शरीफ साहब तो लंदन में बैठे हुए सर। नहीं, अब बैठे हैं ना। देखिए, गुजारिश ये है, इस बयानिए के दो फायदे। आपको नहीं लगता things would have been different if he was in No, jail, his party would have been finished. I'm telling you this. The day he changes this बयानिया, then ये फ्लाइंग बर्ड की तरह से उड़ जाएंगे सारे पंछी उनके साथ। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के धड़े को ये बात समझ आ गई होगी कि नून लीग के साथ चलने में हमारे लिए नाकामियां मुश्किलात ही हैं, ट्रबल्स हैं, और ये ट्रबल्स आने वाले दिनों में कम होती हुई दिखाई नहीं देगी अगर आप मज़ामती बयानिए से आगे बढ़ें। करेक्ट सूरत हाल ये है कि उनके MNAs को अब डेवलपमेंट फंड्स दिए जा रहे हैं खान साहब की तरफ से, इसलिए कि उनको तोड़ना नामुमकिन हुआ। मुझे बताइए, इस पूरे क्राइसिस में कोई एक MNA या MPA टूट के गया किसी दूसरी पार्टी में? गया हुकूमती पार्टी के पास कोई? तो ये क्या इंटैक्ट रखे हुए है? वही बता दो, लंदन में बैठा है, आप कह रहे हैं रोड्स राइड में सैर करता है, रेस्टोरेंट में चाय पीता है, तो उसकी पार्टी इंटैक्ट कैसे है? नॉट बिकॉज ऑफ शहबाज शरीफ, इट्स बिकॉज ऑफ नवाज शरीफ। देखिए, इंतखाबात से पहले बहुत सारे पंछी घोंसले बदलते हैं। जब आम इंतखाबात 2023 की बारी आएगी तो आपको नहीं लगता कि पंछी घोंसले तो बदलेंगे और फिर वो उस पलड़े में अपना बोझ डालेंगे? जी पे इलेक्शन लड़ते हैं सर, नई पार्टियां बनाई जाती हैं, लोगों को निकाला जाता है। बाकी सारे एंकर से बात करना बहुत आसान होता है, तुम्हारे साथ बात करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बताऊं, 2018 का इलेक्शन हुआ था ना, कितने लोग गए टूट के? 2018 नून इंटैक्ट रही। 2018 के बारे में शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया, डिस्क्वालीफाइड प्राइम मिनिस्टर इन जेल। सर, शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि अगर हमारी स्ट्रैटेजी ठीक होती तो हम 2018 का इलेक्शन जीतते, नवाज शरीफ साहब चौथी बार वजीर आजम होते। उनका ख्याल ये है, उनका ये ख्याल हो सकता है पार्टी के अंदर, लेकिन आप मुझे एक बयान ऐसा उनका बताइए जिसमें उन्होंने कहा हो कि ये क्या बोल रहे हैं ये भाई साहब जो है। वो हर बात के बाद तो कहते हैं कि नवाज शरीफ की ये पार्टी है, नवाज शरीफ का ये वोट बैंक है, वो मुझे अगर कहें कि अपनी गर्दन उतार के रख दो तो मैं उतार के रख दूंगा। ऐसे बंदे से आप ये तवक्को रखते हैं कि वो रिवोल्ट करेगा?
वो रिवोल्ट नहीं करेगा, वो सॉफ्ट फेस है। ये तो उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया है कि ऑब्वियसली हम नून लीग हमारा घर है जिसकी कायद नवाज नहीं, शरीफ जिस साहब- घर को बनाया नवाज शरीफ नवाज ने, शरीफ ये देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मेरे ख्याल से व्हाट इरिटेटेड नवाज शरीफ वाज कि ये अब जो लम्हात हैं व्हेन वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इलेक्शन, इस वक्त सॉफ्ट गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये माइंडसेट की बात है पंजाब के। पंजाब का माइंडसेट जो है मुजाहमत के बयानिए के साथ चलता है, आज की बात नहीं है। तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक रीजनल जमात है जो सिर्फ पंजाब को फोकस कर रही है, उसका एम्फेसिस सिर्फ पंजाब है। देखिए, पहली बात तो यह कि प्रीडोमिनेटली आपकी बात ठीक है, लेकिन एक वक्त ऐसा रहा है जब चारों सूबों में उसकी नुमाइंदगी थी। आप लोकल बॉडी इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? आप मुझे जवाब दें। उस वक्त नून लीग का नैरेटिव क्या था सर? जिस वक्त चारों सूबों की नुमाइंदा जमात थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वफाक की अलामत थी, उस वक्त बयानिया मज़ामती तो नहीं था। देखें, आपको याद रखना चाहिए कि 5 चीफ अवामी स्टाफ्स और 4 चीफ जस्टिस के साथ लड़ाई लड़ी है मौसूफ ने, 3 दफ़ा हुकूमत गवाई है। लेकिन मौसूफ के ऊपर एक बहुत बड़ा सर स्टैम्प भी तो यही है कि पंजाब से और पंजाब के अंदर से किसी का उठना और फिर मुख्तदिर हलकों को ललकारना, ये भी तो बहुत मकबूल है। देखिए, ये बात सिर्फ नवाज शरीफ के हक में ठीक नहीं है, ये बात जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हक में भी ठीक थी, बिकॉज ही वन इन पंजाब, दैट्स व्हाई ही फॉर्म द गवर्नमेंट। ये बात बेनजीर के मुतालिक भी ठीक थी, शी वन इन पंजाब एंड मेड द गवर्नमेंट। Obviously, National Assembly के अंदर proportion पंजाब की बहुत ज्यादा इमरान थी। खान के लिए भी ठीक है। सो एनीबडी हु हैज मेजॉरिटी इन पंजाब, ही इज द प्लेयर। लेकिन जब आप लूज कर रहे हैं पीपी 38, अपनी 30 साल से जो नशस्त आपके पास थी, स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसको आप हार जाते हैं, लम्हा फिक्रिया नहीं है आपके लिए? लम्हा फिक्रिया तो पीटीआई के लिए भी होना चाहिए था जब उन्होंने केपीके में सीट हारी थी, और इनके लिए लम्हा फिक्रिया क्यों हो? 11 में से 9 इलेक्शन जीते हुए हैं। और सर, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग नाउ? आज फवाद चौधरी साहब ने कैबिनेट के बाद कैटेगोरिकली कहा कि ये अल्ताफ हुसैन या नवाज शरीफ को पार्टी क़यादत का कोई हक नहीं है। आज शहबाज शरीफ साहब जो कुछ कह रहे हैं वो खुशाइंद बात है, तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग इन नियर फ्यूचर? मतलब ये जो मज़ामत होगी तो मफामत होगी, पावर टॉक्स टू पावर, क्या पावर दूसरी तरफ पावर से बात करेगी? मज़ामत की वजह से मफामत होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं? अब जो उसके अंदर छुपे हुए मीनिंग्स हैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो जो कहते हैं ना कि मज़ाहमत के बगैर मुफाहमत नहीं हो सकती, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अनलेस योर चिप्स आर अप, हु विल टॉक टू यू? नवाज शरीफ हैज अंडरस्टूड दिस गेम वेरी वेल। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मेरी बात को आप तवज्जो से सुने। उसकी पार्टी के इंटैक्ट रहने की वाहद वजह यह है कि उसका बयानिया जो है वो हॉस्टाइल है, मज़ाहमत का है, और इसीलिए वो इंटैक्ट है। द डे दे बिकम प्रो एस्टैब्लिशमेंट और दे टॉक टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑन देयर टर्म्स, मुस्लिम लीग नवाज विल बी बैरिड। मेरे लफ्ज़ याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मार्क योर वर्ड्स बुखारी साहब। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कि गाड़ियों की फ़रोख्त में इजाफा क्या मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान में गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा हो रहा है, मुल्क में दौलत की रेल पेल है। यह है पाकिस्तान की असल तस्वीर। गुज़श्ता 2 रोज से हुकूमती तर्जुमान गाड़ियों की फरोख्त में इजाफे को मुल्की मईशत में बेहतरी की अलामत करार दे रहे हैं। फवाद चौधरी ने गाड़ियों की फरोख्त में इजाफे की खबर को तंज़न महंगाई बहुत है कहकर ट्वीट किया, जबकि असद उमर की नज़र में मुल्की मईशत दुरुस्त सम्त में है। इसी तरह शहबाज गिल ने भी ट्वीट की और उसमें इसको एक रिमार्केबल विक्ट्री के तौर पर पेश किया। एक ऐसे वक्त में कि जब मुल्क में हर रोज़ बुनियादी ज़रूरियात की अशिया महंगी हो रही हैं, आटा, चीनी, गैस, दालें, सब्जियां सब आम आदमी की दस्तरस से बाहर हैं, आम आदमी को जान के लाले पड़े हैं, हुकूमत कैसे कह सकती है कि मुल्क की मईशत दुरुस्त सम्त में है, ये देखते हुए कि गाड़ियों की फ़रोख्त बहुत ज़्यादा है? क्या गाड़ियों की फ़रोख्त असल में मुल्क की मईशत में बेहतरी की अलामत है? क्या ये आम आदमी के मयार ज़िंदगी को बेहतर तौर पर पेश करने की अलामत है कि अगर गाड़ियां बेहतर तौर पर सेल हो रही हैं, इनकी फ़रोख्त ज़्यादा हो रही है, तो आम आदमी का मयार ज़िंदगी भी ऊपर जा रहा है? सवाल ये भी है कि क्या वाकई मुल्क की मईशत बेहतर हो चुकी है? मुल्क में गाड़ियों की फ़रोख्त में इजाफा हुआ क्यों है? महंगी गाड़ियाँ ख़रीद कौन रहा है? गाड़ियों की फ़रोख्त से किसे फ़ायदा हो रहा है? क्या गाड़ियों की फ़रोख्त में इजाफे से आम आदमी की ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है? आज हम इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। गाड़ी जो कि बुनियादी तौर पर अपर क्लास और मिडिल क्लास ज़्यादा इस्तेमाल करती है, यानी यही तबकात हैं जो पुरतायुश तर्ज ज़िंदगी के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में इजाफे के रुझान का जायज़ा लिया जाए तो अपर क्लास लग्जरी गाड़ियाँ यानी SUVs खरीद रही हैं,
जबकि मिडिल क्लास कारोबारी अफराद और ज़राअत पेशा अफराद दरमियाने रेंज की गाड़ियों की खरीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ कंपनीज कम कीमत गाड़ियाँ खरीद कर अपने मुलाजमीन को दे रही हैं। अब जायजा लेते हैं कि गाड़ियों की फरोख्त में अचानक इजाफा हुआ क्यों है। गुज़श्ता बरस कोरोना लॉकडाउन के बायस ऑटो इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी, गाड़ियों की फरोख्त खत्म हो गई थी, तकरीबन ना होने के बराबर थी। लोगों ने गाड़ियां बुक तो कराई मगर प्रोडक्शन ना होने की वजह से गाड़ियां उन्हें मिल नहीं सकी। लॉकडाउन में नरमी के बायस ऑटो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन शुरू हुई है। डिमांड और सप्लाई में फर्क के बायस फौरी तौर पर गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा भी देखा जा रहा है। यानी गाड़ियों की जितनी फरोख्त गुज़श्ता 1.5 बरस में होना थी उतनी फरोख्त चंद माह में हो गई है, जिसके बायस आदादो शुमार में तेजी देखने में आ रही है और ये नेचुरल है। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ है बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक में भी गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा देखा गया है। चीन में रवा साल की पहली शशमाही में फरोख्त होने वाली गाड़ियों की तादाद गुज़श्ता साल की निस्बत 25.6% इजाफे के साथ 1,28,90,000 यूनिट से तजावुज कर गई है। इसी तरह तुर्की से अमरीका को गाड़ियों की एक्सपोर्ट में 61% इजाफा हुआ है। तुर्क अदारे शुमारियात के मुताबिक रवा साल जनवरी से मई तक तुर्की ने $32 लाख मालियत की गाड़ियां अमरीका को फरोख्त की हैं। यानी ऑटो इंडस्ट्री में तरक्की की बुनियादी वजह कोरोना लॉकडाउन का खात्मा है। माहिरीन मईशत के मुताबिक गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा मईशत के लिए एक मस्बत पहलू की जानिब निशानदेही तो जरूर करता है, लेकिन मईशत की मुकम्मल तस्वीर प्रेजेंट नहीं कर रहा है। गाड़ियों की फरोख्त बढ़ने से नहीं देखा जा सकता कि मईशत कहां पर खड़ी हुई है। इसलिए मैं इस गाड़ियों की फरोख्त बढ़ने से ये नहीं कहते कि मईशत तरक्की की राह पर चल पड़ी है। गाड़ियों की फरोख्त में इजाफे से यही लगता है कि एक खास तबका, एक खास क्लास इसमें शामिल है, जबकि आम आदमी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। एक फिक्स्ड आमदन वाला फर्द इसमें शामिल नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि दौलत की तकसीम सिर्फ बालाई तबके तक है। मुल्क में गाड़ियों की फरोख्त में इजाफे की वजह गाड़ियों पर शरह सूद में कमी भी है। एक और अहम बात यह है कि इंटरेस्ट रेट में कमी आई, जिसकी वजह से गाड़ियों की जो खरीदो फरोख्त है उसके रुझान में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में गुज़श्ता कई माह से जहाँ गाड़ियों की तैयारी और फरोख्त में इजाफा देखा जा रहा है, वही गाड़ियां खरीदने के लिए बैंक से कर्जे लेने के लिए यानी ऑटो फाइनेंसिंग के शोबे में तेजी देखी गई है। स्टेट बैंक के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मजमूई तौर पर मुल्क में ऑटो फाइनेंसिंग में 2 खरब 97 अरब रुपए सर्फ हो चुके हैं, जो गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 40% यानी 85 अरब रुपए जायद है। यह इजाफा शरह सूद में कमी के बायस देखा गया है और माहिरीन के मुताबिक गाड़ियों की फरोख्त में इजाफे की एक और बड़ी वजह सरमायाकारों की जानिब से गाड़ियों की बुकिंग करा के उनके महंगे दामों फरोख्त भी है, जो ओन के ऊपर गाड़ियां बेचते हैं। इन तमाम नकात का जायजा लेने के बाद हुकूमती आदाद शुमार तिफल तसल्ली दिखाई दे रहा है। आम आदमी की जिंदगी पर गाड़ियों की फरोख्त में कमी और इजाफे का कोई मस्बत असर मुरतब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात कर ली जाए मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की सवारी यानी मोटरसाइकिल की, जो इस वक्त पाकिस्तान के हर घर की बुनियादी जरूरत बन चुकी है। हुकूमत ऑटो इंडस्ट्री को मराद देने और कम आमदन अफराद के लिए सहूलत फराहम करने का दावा तो कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब रवा साल 7 महीनों में 5 बार मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा हुआ है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में रवा बरस मजमूई तौर पर कीमतों में 10 से 12% इजाफा देखा गया, लेकिन हुकूमत आम आदमी की सवारी को नजरअंदाज कर रही है। चेक एंड बैलेंस का कोई निजाम नहीं है और ना ही आम आदमी को रिलीफ देने के लिए अमली इकदाम कहीं दिखाई दे रहे हैं। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत गाड़ियों की फरोख्त में इजाफे पर जो बगलें बजा रही है, बगलें बजाने की बजाय आम आदमी का मयार जिंदगी बेहतर करने के लिए इकदाम करे, ताकि कॉमनर को ऑन ग्राउंड इन रियल टर्म्स फायदा पहुंच सके। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान का टैलेंट कौम की नजर में सरकार की निगाहों से दूर क्यों है। इस आम मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। 22 करोड़ आबादी मगर आलमी मुकाबलों में तमगों की तादाद 0। यह सिफर पहली दफा ही पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आया, बल्कि गुज़श्ता 30 बरस से पाकिस्तान के मुकद्दर में सिर्फ 0 ही आया है। अगर इंटरनेशनल ओलंपिक्स की बात की जाए, टोक्यो ओलंपिक्स पाकिस्तान मुकाबले की दौड़ में दूर नहीं बल्कि बहुत दूर दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता 3 दहाइयों में पाकिस्तान ने ओलंपिक्स खेलों में कोई भी तमगा हासिल नहीं किया। इस असना में एक नस्ल पैदा हुई, जवान हुई और अब तो शायद उनके बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन ओलंपिक्स खेलों में पाकिस्तान की बदकिस्मती अब भी बरकरार है। सवाल यह है कि 22 करोड़ अवाम, जिसका 65% नौजवानों पर मुश्तमिल है, कितना बड़ा रिसोर्स है। इस अवाम में कोई भी ऐसा टैलेंट मौजूद नहीं है जो पाकिस्तान के लिए मेडल हाके। एक ज़रा आपको एक झलक दिखाते हैं कि असल में टैलेंट है कहाँ पर, सूरत हाल क्या दिखाई देती है। ज़रा उसकी एक हल्की सी झलक आपके सामने रखता है।
ये असल में रियल टैलेंट जो सहूलियात ना होने के बायस, मुनासिब तरबियत ना होने के बायस ओलंपिक्स में तो नहीं पहुंचता है, लेकिन ये हीरे हैं जो छुपे हुए हैं। दर्जन भर मोटरसाइकिल से हाई जंप हो या जड़ावाला की गलियों में टैलेंट का मुजाहरा हो, बलूचिस्तान के टैलेंटेड नौजवान हो या अंदरून सिंध के एथलीट, मुल्क के तुलु अर्ज में हजारों टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं, लेकिन हैरानकुन तौर पर खेलों के कर्ता धर्ताओं की नज़र में इस टैलेंट की कोई वक़्त नहीं है। उनकी नज़र इस टैलेंट पर नहीं पड़ती है। इस टैलेंट को नज़रअंदाज करते हुए इस साल ओलंपिक्स खेलों में शामिल पाकिस्तानी दस्ते में 10 खिलाड़ी और 1 दर्जन से ज़ायद मुअव्विन अमला मौजूद रहा। इसके मुकाबले में अगर नेबरिंग कंट्रीज़ को देखा जाए, भारत का जायजा लिया जाए, तो इसके दस्ते में 127 खिलाड़ी मर्दो खवातीन शामिल थे। उनके साथ कोचेज, ऑफिशियल्स और डॉक्टर्स भी मौजूद थे। उनका दस्ता 228 अफराद पर मुश्तमिल था। यहाँ काबिल गौर बात है कि भारतीय खिलाड़ियों के साथ ज़्यादातर कोचेज और डॉक्टर्स मौजूद थे। उनके दस्ते में ऐसे ऑफिशियल्स शामिल नहीं थे जो कि कोचेज की जगह खुद खिलाड़ियों के साथ चले जाएं। लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स एंड ओलंपिक्स एसोसिएशन की जानिब से खातिर खा मदद और सहूलियात ना मिलने के बावजूद जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान की सुबह की इंटरनेशनल एरिना में हो रही है, वो सबके सामने, और ऐसे वक्त में हो रही है जब हमारे कप्तान खुद ट्रिपल PhD है स्पोर्ट्स में। जरा एक झलक दिखाते हैं, खान साहब क्या कहते हैं। जो टाइम देना चाहिए था स्पोर्ट्स को वो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि स्पोर्ट्स तो मैं जानता हूं बाकी चीजों से तो ज्यादा मेरी अगर ट्रिपल PhD है वो स्पोर्ट्स के अंदर है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।